हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है कंप्लीट कर लिया था एंड कुछ MCQs दिए थे और मेंस की कुछ क्वेश्चंस थे जिसे आपको अटैम्प्ट करने थे एंड आप सभी ने काफ़ी अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। सो आज की वीडियो में हम उसका सोल्यूशंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट को। पहला कि रिट जो है मैंडेमस इज़ अवेलेबल, यानी मैंडेमस वाली जो रिट है वो अवेलेबल है जुडिशियल अथॉरिटीज़ के केस के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में भी। तो येस, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड कहता है कि रेट ऑफ प्रोहिबिशन जो है इशू की जाती है किसके द्वारा, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। तो ये काफ़ी फैक्चुअल है। आपको रिट्स जब करवाया गया था तो एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई थी कि किस किस के द्वारा इसको इशू किया जाता है, किसके अगेंस्ट बेसिकली इसको इशू किया जाता है। तो हर चीज़ वहाँ पे कवर कर गई थी। अगर फिर भी आपको डाउट है कि रिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप वीडियो को बेसिकली एक बार फिर से रेफ़र करना ताकि आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग राइट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया फंडामेंटल राइट में, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सेवरल प्रोनाउंसमेंट में मुझे शो होता है कि वो भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा फंडामेंटल राइट है। येस। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी फंडामेंटल राइट है। बट राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक्सप्लिसिटली आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। हमने फंडामेंटल राइट्स जब डिस्कस किया था तो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको कहीं भी एग्जैक्टली आपको वहाँ पे मेंशन नहीं दिखा। बट कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बहुत सारी जो वर्डिंग्स आई है उससे शो होता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी जो है प्रेस को दिया गया है ताकि वो अपनी बात, हर एक इन्फॉर्मेशन को मतलब आसानी से जनता के सामने रख सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि आपको मैच करना है रिट्स और किन किन ग्राउंड्स के लिए इशू किया जाता है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो सबसे पहले हैबिस कॉर्पस का देखते हैं। तो हैबिस कॉर्पस इशू किया जाता है अनलॉफुल डिटेंशन। अगर मान लो कोई अथॉरिटी किसी का अनलॉफुल डिटेंशन कर दे तो हैबिस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट है मैंडेमस, वो इशू किया जाता है जब नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी अच्छी ड्यूटी मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसके खिलाफ जो है बेसिकली मैंडेमस की रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट है क्यू वारंटोस को बेसिकली इशू किया जाता है अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी कोई भी पर्सन को अपने बिना उसकी क्वालिफिकेशन जाने आपने उसको ऐसे पब्लिक ऑफिस में बिठा दिया है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं था। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए ये रिट इशू की जाती है। नेक्स्ट है सर्जरी, तो इसको इशू किया जाता है करेक्शनल डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को जो डायरेक्शंस दी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा तो उसके लिए इशू की जाती है। तो आंसर उसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप जो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जो कि इन्विसर्ज्ड है इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है और उसका जो स्कोप है हर साल जो है इसको एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे काफ़ी जब जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की तो काफ़ी चीज़ें जो उसके मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ऐड की गई है। तो आपको बेसिकली बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो बेसिकली आर्टिकल 21 के तहत कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कौन सा राइट जो है बेसिकली लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर नहीं आता। तो राइट टू गुड हेल्थ, येस ये आता है। राइट ऑफ बॉन्डेड लेबर और रिहेबिलिटेशन ऑफ आफ्टर रिलीज, येस। द राइट अंडर सेटलमेंट टू क्लेम बोनस और डियरनेस अलाउंस, तो ये बेसिकली नहीं आता। एंड राइट टू लाइवलीहुड बाय मीन्स विच आर नॉट इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो ये भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन स्टिल नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ असर्शन, बेसिकली कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो येस, प्रिवेंटिव डिटेंशन को हमारे फंडामेंटल एज अ राइट में इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यानी ए जो है इंडिविजुअली ट्रू है। रीजन देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नॉट नो अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। तो इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज हमने चीज़ पढ़ा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से लॉज बनाने की जो पावर है पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी मिली हुई है। ठीक है, तो यानी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असर्शन है वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ। येस, रूल ऑफ लॉ जो है हमारा आर्टिकल 14 में हमने इसको कवर किया था एंड ये हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। तो ए हमारा जो इंडिविजुअली ट्रू हो जाता है। रीज़न देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन द इक्वालिटी बिफोर लॉ। येस, उसने गारंटी दी है हर एक सिटीजन को कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। एंड हैज़ रिकॉग्नाइज द जुडिशरी एज द अनफेलिंग गार्डियन ऑफ द राइट ऑफ पीपल, यानी जो भी राइट्स जो है लोगों के उसको गार्ड करने का जो पावर है वो बेसिकली जुडिशरी के पास है। यानी अगर मान लो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर नुकसान पहुंचता है तो क्योंकि जुडिशरी गार्जियन की तरह काम करती है उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो हम देख सकते हैं आर भी ट्रू है एंड आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आंसर उसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड ओनली टू सिटीजन, यानी सिर्फ सिटीजन को मिला है और
बेसिकली फॉरनर को नहीं मिला। तो पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये दोनों को मिला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो ये कैसा राइट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन को मिला है, फॉरनर्स को नहीं मिला। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी दोनों को मिला है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दोनों को मिला है। तो 7th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है केसेस और किससे रिलेटेड है वो बताना है, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, तो इंदिरा सानी केस जो है किससे रिलेटेड था, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मिनर्वा मिल केस किससे रिलेटेड था, रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। गोपालन केस किससे रिलेटेड था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। एंड शंकरी प्रसाद केस, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडर द टर्म डबल जियोपार्डी implied in Article 20 of the Constitution of India, a person। पहला बोल रहा है convicted by a court of law and cannot be punished under departmental proceeding for the same offence। तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने देखा है कि भले ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब देखा जाए तो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई पर्सन जाता है उसको सेम ऑफेंस के तहत 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, बट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल सकती है उस पर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, पनिश्ड डिपार्टमेंटली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उतनी करेक्ट नहीं है। सी देखते हैं, पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, येस। डी, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट फॉर डिसओबीडियंस ऑफ एन इंजंक्शन अलॉन्ग विद द क्रिमिनल ऑफ प्रोसीडिंग। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको कौन सा आंसर लगेगा, सी, कि जहाँ पे बोला गया कि कोई भी पर्सन को प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस जो उसने किया एक से ज़्यादा बार। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द अंडर मेंशन राइट इज गारंटेड टू सिटीजन एज अ राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। तो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू फ्रीडम आपको दी गई है, तो उसमें कौन सा राइट बेसिकली राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू वोट, ये हमारा बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू सिटीजनशिप भी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये सारे राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, तो ये लीगल राइट्स भी कह सकते हैं। बट आर्टिकल 19 के तहत जो हमें राइट दिया वो हमारा राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट करेक्ट। और नॉट करेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहला है, द स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सोशल एक्टिविटीज़ विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यस, स्टेट के पास पावर है कि वो हर एक रिलीजन की, चाहे इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, कोई भी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकता है। सेकेंड है, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। यानी किसी पर्सन के इस फ्री राइट की वजह से अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचता है, मोरालिटी में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, तो स्टेट उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अ राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। यस, उनके पास ये राइट है। डी है कि फंड अप्रोप्रिएटेड बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन आर टैक्सेबल। तो ये वाला जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी पर्सन से जो है टैक्स नहीं ले सकता। यानी इस बात पे टैक्स नहीं लगा सकते कि उस टैक्स का पैसा जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राइट टू लाइफ इन इमेज फॉर्म। तो पहला है आर्टिकल 21 एंड इंक्लूड राइट टू डाई, नो। आर्टिकल 19 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 19, 20 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, नहीं। आर्टिकल 21 जो बताता है राइट टू लाइफ के बारे में, बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 जो है, सर्शन इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें आर्टिकल 31C इज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इनवैलिड। यानी जो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जहाँ पे जुडिशरी ने कहा था कि जो आर्टिकल 31C में जो अमेंडमेंट की है गवर्नमेंट ने और 42nd अमेंडमेंट जो की है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट, येस। इंडिविजुअली ए इज़ करेक्ट। आर देखते हैं, द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर करेक्ट एक्सप्रेशन है, ए का ही नहीं। तो जब हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट कर रही थी, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला रही थी, तो उसके अमेंडमेंट से बेसिकली क्या हुआ, जो जुडिशरी के जो पावर था, यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी, कहीं ना कहीं छीनी जा रही थी जुडिशरी से। ठीक है, तो इसलिए मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो केस, मतलब जो केस आया था, उसमें जुडिशरी ने इस अमेंडमेंट को इनवैलिड कहा। क्यों इनवैलिड कहा, उसका रीज़न ये था बिकॉज जो अमेंडमेंट की गई थी 31C में, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जुडिशरी का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का, वो खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर उस बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा तो जुडिशरी बेसिकली इस तरह की चीज़ों को इनवैलिड करार कर देगी। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन मतलब जो ए है, जहाँ पे बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बेसिकली ऐड किया आर्टिकल 15+5 को इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो।
तो आपको ये एक फैक्चुअल है, आपको याद रखनी चाहिए। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने के थ्रू इसको बेसिकली ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 15+5 को। अभी जो क्वेश्चन है आपको या तो इस फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा आर्टिकल 15+5 में बेसिकली स्टेटमेंट आपको अमेंडमेंट बताना है, या फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने ऐड किया है वहाँ पे बोला गया है 93rd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से डील करता है। तो वहाँ पे आपको इस फॉर्म में याद रखना पड़ेगा कि हर एक अमेंडमेंट के पीछे बेसिकली मतलब उसका मेन कॉस्ट मतलब वो क्या है, किस चीज़ के लिए वो अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, नहीं। राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस अंडर द स्टेट, नो। रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी आर्टिकल 15+5 में बेसिकली अमेंडमेंट की गई थी 93rd अमेंडमेंट एक्ट, तब ये रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया था। लास्ट वीक पर देख लेते हैं रिजर्वेशन द मैटर ऑफ प्रमोशन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जहाँ पे बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है। ए है कि राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, येस। जो आपको राइट टू लाइफ दिया है वहाँ पे आपके पास ये भी राइट है कि आप किस तरह से अपनी लाइवलीहुड को चला पाते हो, क्या क्या काम कर सकते हो। नेचुरल जस्टिस भी इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 के तहत, येस। राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू हेल्थ को भी, बिल्कुल। राइट टू गो अब्रॉड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, जो हमें राइट मिला है मूवमेंट का, इंटरनल मूवमेंट अगर हम करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो हमारा राइट सिक्योर किया जाता है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। बट अगर हम एक्सटर्नल मूवमेंट करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, यानी कि अब्रॉड वगैरह, तो वो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं आर्टिकल 21 के तहत। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू अब्रॉड नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज राइट टू गो अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। तो यहाँ पे हमारे MCQs के सारे सोल्यूशंस हमने देख लिए। अब हम बेसिकली मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी ने जो है एक एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है ना, होप कि आपने घर पे इसको प्रैक्टिस किया होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे कि आपको कैसे क्या लिखना है, बस आपको एक ब्रॉड व्यू बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों को आप अपने सोल्यूशंस में ऐड कर सकते हो, क्या क्या पैरामीटर्स को आप देख सकते हो, किन किन डायमेंशंस में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रोसेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड हाउ द वैल्यूज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ आर फेडिंग इन द रिसेंट टाइम एंड व्हाट स्टेप्स शुड द जुडिशरी टेक टू स्ट्रेंथन इट, ठीक है। तो 3 चीज़ों को हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जहाँ बोला जाता है कि रूल ऑफ लॉ इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रोसेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी को में सबसे जो सेक्रोसेंट पार्ट है वो क्या है, हमारा रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है। तो जब हमने आर्टिकल 14 डिस्कस किया था, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो रूल ऑफ लॉ एक तरह का प्रिंसिपल है जो कहता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, यानी लॉ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लॉ के सामने जो है हर एक सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर कोई भी पर्सन हो, उसको लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली लाया कौन था, तो एवी डेसी नाम के ब्रिटिश जूरिस्ट थे, वो इस टर्म को लेके आए थे रूल ऑफ लॉ को। मतलब रूल ऑफ लॉ एक तरह की डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। उन्होंने कहा था कि कोई भी पर्सन अगर उसको कल को पनिश भी किया जाए तो वो तभी पनिश किया जाना चाहिए जब उसने कोई लॉ का वायोलेशन कर दिया हो, यानी लॉ से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। कोई भी स्टेट अपनी आर्बिट्री पावर के थ्रू किसी भी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते। अगर वो पनिश किया भी जाएगा तो तभी कर सकते हैं उसको पनिश अगर उसने कोई लॉ को तोड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इस डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ है उसके सामने सभी इक्वल हैं, इक्वल सब्जेक्शन होगा हर एक क्लासेस के ऊपर उस लॉ का, यानी कोई भी क्लास, चाहे वो हाई क्लास हो, लो क्लास हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन का कोई पर्सन क्यों ना हो, लॉ को इक्वली जो है सब पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड थर्ड पार्ट जो इस डॉक्ट्रिन ने की थी कि द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्योंकि ब्रिटिश जूरिस्ट थे और ब्रिटेन में जो है बेसिकली जो लोगों के जो राइट है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, उनको सबसे पहले जो है सुप्रीम माना गया है। जबकि हम देख सकते हैं इंडिया में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना गया है, ठीक है। बिकॉज ये जो पावर हमें मिली है, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। जबकि ब्रिटेन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ब्रिटेन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, यानी जो भी वो एक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास करते हैं उन्हीं एक्ट को कंपाइल करके वो ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रेफर करते हैं, ठीक है। वरना कोई भी पर्टिकुलर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो थर्ड पार्ट था डॉक्ट्रिन का, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही चीज़ है, एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को हम फॉलो करते हैं एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ को। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है, और एक होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, अगर इन टर्म्स को आप अगर उनका मीनिंग क्लियर होगा तो आप अच्छे से जो आंसर को आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो बेसिकली हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले। तो लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हो हर एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे उस स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, जो भी पुलिस है, जो वहाँ की पब्लिक है, अगर लॉ के हिसाब से कुछ भी काम नहीं हो रहा तो वहाँ की जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर मान लो कभी लॉ एंड ऑर्डर अगर ब्रेक डाउन होता भी है
तो उसको हम एक टेम्प्रेरी फिनोमेना कहेंगे कि कुछ टाइम के लिए वहाँ का उस पर्टिकुलर एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर में ब्रेक डाउन हो गया है। बट अगर कभी रूल ऑफ लॉ का अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम कह सकते हैं कि वो गवर्नेंस को और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी अगर चल पा रही है वो इसलिए बिकॉज वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है मेंटेन किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। अगर कंट्री के किसी भी पार्ट में लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब हो जाए थोड़े टाइम के लिए तो भी हमारी कंट्री सर्वाइव कर सकती है। बट अगर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वो अगर कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाए, वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो गुड गवर्नेंस है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सबका सब कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज़ कंसिडर द मोस्ट सेक्रोसेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रूल ऑफ लॉ को किस तरीके से मतलब रखा गया है, ठीक है। जैसे आप अपना प्रियम्बल उठाते हैं तो प्रियम्बल में आपको जैसे आपको देखने को मिलता है आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह का फाउंडेशन स्टोन बनाती है रूल ऑफ लॉ का। यानी रूल ऑफ लॉ किसी भी कंट्री में अगर होगा तभी अच्छे से हो सकता है जब उस कंट्री में लोगों को जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, लिबर्टी आपने दे रखी है, इक्वालिटी लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो यानी जो हमारी प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो प्रियम्बल है उस चीज़ में मतलब वो भी कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को जो है अपहोल्ड करता है। फिर हम अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपको पता ही है द कॉन्सेप्ट जो है हमारे रूल ऑफ लॉ का वो हमारे पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है वहाँ पे रखा गया और वो इन्फोर्सेबल भी, यानी कल को अगर मान लो किसी का ये इक्वालिटी कहीं छीनी भी जाती है किसी लोगों से तो कहीं ना कहीं उसको सजा हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो इम्प्लिसिटली मेंशन किया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स में। एंड जैसे कि हम जानते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ को भी हमने जो है शामिल कर रखा है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है, जो सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, तो 3 ब्रांचेस जो होती है हमारी गवर्नमेंट की, चाहे वो जुडिशरी हो, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हो, आर नॉट ओनली सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट नहीं है बट आर बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहीं ना कहीं ये जो 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की जिसे आपस में अच्छे से अगर काम करना है वो तभी कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजंस को फॉलो करें, ठीक है। फिर हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको रखा गया है जहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर मान लो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का मतलब वॉलेट किया जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी गवर्नमेंट अगर मान लो कुछ अपनी पावर का गलत तरीके से यूज़ करने लग जाएं, कुछ ऐसे लॉज लाएं जिसके कारण जनता को नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है अपनी जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, चाहे प्रियम्बल हो, फंडामेंटल राइट्स हो, जुडिशियल रिव्यू हो, ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि हाउ द वैल्यूज़ ऑफ रूल ऑफ लॉ फीडिंग इन द रिसेंट टाइम्स। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जिस तरीके से फेक एनकाउंटर्स किए जाते हैं या फिर कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है, कस्टडी में जब किसी पर्सन को रख के वहाँ पे टॉर्चर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ है उसको बेसिकली तोड़ा जाता है, ठीक है। कि आपने बेसिकली जो काम जुडिशरी का था, ठीक है, उस पर उसको कन्विक्ट करने का, उसको गिल्टी प्रूफ करने का, वो काम आप कस्टडी में कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, या फिर फेक एनकाउंटर करके किसी पर्सन को मार दे रहे हो जबकि आपके पास प्रूफ भी नहीं है कि वो पर्सन जो है बेसिकली गिल्टी है भी या नहीं, उसने क्राइम किया है या नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हमारा कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो है फेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि आपने देखा था ये किस तरीके से, अगर मान एक ट्राइबल गर्ल थी छत्तीसगढ़ की, उसके पास कुछ आधार कार्ड में एरर आने की वजह से, टेक्निकल एरर्स जब देखा गया उसके आधार कार्ड में, तो उसकी वजह से उसे राशन देने से मना कर दिया, ठीक है। तो एक ट्राइबल लड़की जो ऑलरेडी इतनी पुअर है और उनका जो है पूरा घर बार मतलब घर एकदम राशन से ही चलता है, अगर आपने उस चीज़ को बेसिकली डिनाई कर दिया, उसको राशन देने से मना कर दिया, तो उसके कारण उसने भूख से ही वो मर गई, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ये चीज़ क्या शो करती है कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी था, जहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाना था, आपने एक पर्टिकुलर आधार कार्ड के एरर की वजह से उस पर्टिकुलर लड़की को जो राशन देने से मना कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वॉलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आप अगर किसी भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अगर मान लो किल कर देते हो, ठीक है, अगर लॉ दैट परमिट करता है कि आपको सस्पेक्टेड टेररिस्ट को किल करना है एंड इनडेफिनिट डिटेंशन आप दे रहे हो विदाउट प्रायर हियरिंग इन द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, यानी कि एक पर्सन था, आपको लगा कि वो टेररिस्ट है, ठीक है, और आपने बिना उसके कोर्ट में उसके केस चला, ना ही उसका ट्रायल हुआ, आपने उसको जो है इनडेफिनिट टाइम तक डिटेंशन में रखा और बिना किसी इस चीज़ के कि उस पर कोई ट्रायल नहीं चला, फिर उसकी उसको मार दिया गया। तो क्या शो करता है कि जुडिशरी का जो काम था उसमें आपने इंटरफेयर किया है, यानी एग्जीक्यूटिव जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करे। एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ इतना था, अगर मान लो किसी पर्सन पे अगर उसे सस्पेक्ट होता भी है तो उसको डिटेन करके रखें और फिर बाद में जो है वेट करें कि जुडिशरी इस पर जो है अपना डिसीजन दे। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी का काम करने लग जाएगी तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली अगेंस्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो बताने के लिए किस तरीके से जो है रूल ऑफ लॉ जो है फेड हो रिसेंट टाइम्स में। अब मेन चीज़ ये है कि जुडिशरी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जाए।
तो आप देख सकते हो बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है किस तरह से रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन किया है हमारी जुडिशरी ने। सबसे पहला केस देखते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था रूल ऑफ लॉ को और कहा था कि कोई भी पर्सन का जो लाइफ है, जो पर्सन लिबर्टी है, उसे छीना नहीं जा सकता एक्सेप्ट अगर वो प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 ना, यानी अंडर आर्टिकल 21 के अगर तहत अगर मान लो कल को कोई लॉ बनाया जाता है, उसमें अगर लिखा है कि इस प्रोविजन के तहत किसी पर्सन ने अगर कुछ ऐसा क्राइम किया, कुछ भी ऐसा काम किया, तब उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हैं, तभी ये काम हो सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट जो आया था सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, यहाँ पे बेसिकली बोला गया था कि किसी के पास भी बेसिकली आर्बिट्री पावर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास, ना ही जुडिशरी के पास, कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकें, ऐसा नहीं है। सभी को जो है रूल ऑफ लॉ के तहत जो है हर चीज़ काम करनी है। अगर वो रूल ऑफ लॉ को ब्रीच करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट केस जो था रघुवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि रूल ऑफ लॉ जो इंडिया का इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल पावर देता है जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का। नहीं, कल को अगर कोई गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ लेके भी आ जाती है कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, तो जुडिशरी जो जुडिशियल रिव्यू के तहत एक रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करेगी और उसको उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन देगी। ठीक है। नेक्स्ट था SP सोमनाथ कुमार सांपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पे कोर्ट ने फिर से बात दोहराई कि जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो ये सारी की सारी जजमेंट यही शो करती है कि हमारी जुडिशरी जो है वो टाइम टू टाइम जो है इस चीज़ को मेंटेन करती है कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो एक खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे कोई वॉयलेट ना करे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट का आंसर देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली डील करता है कि व्हाई डज द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी चेंजेस विद चेंजिंग कंटेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डिनायल ऑफ राइट टू इक्वालिटी टू रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया। तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कह के कि जो राइट टू इक्वालिटी है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अगर हम उस राइट टू इक्वालिटी को अगर देखते हैं तो जैसे हम अपना कंटेक्स्ट चेंज करते हैं तो राइट टू इक्वालिटी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ की, तो जब भी कोई रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ इंडिया में रहने के लिए आती है, क्योंकि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी आपको याद होगा वो सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का नागरिक नहीं है, ठीक है, बट वो इंडिया में आ रहा है, तो उसके राइट टू इक्वालिटी का बेसिकली ध्यान रखा जाएगा, उसको प्रोटेक्शन उसको मिलेगी। बट कहीं ना कहीं जो भी रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ इंडिया में रहने को आती हैं, उनका जो राइट टू इक्वालिटी का जो राइट उन्हें दे रखा है वो उनसे डिनाई किया जाता है, उन्हें बेसिकली इसके तहत प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं की जाती। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर रहने की जगह नहीं मिल पाती, उन्हें असाइलम में एक तरह का रखा जाता है। उनके ऊपर अगर मान लो इलीगली आए हैं तो उनके ऊपर इतने सारे गवर्नमेंट जो है बेसिकली केसेस चलाती है उनके ऊपर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इनका राइट टू इक्वालिटी है वो हनन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पास्ट में हम देख सकते हैं बहुत सारी रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ इंडिया में आई थी, जैसे चकमास एंड हजोंग सैम, जो माइग्रेट कर गई थी फ्रॉम बांग्लादेश से अराउंड 1960s के टाइम पे, क्योंकि उस समय जो है लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश हो रहा था, जहाँ पे 10 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है इंडिया में एंटर कर गए थे। इसके अलावा रोहिंग्यास को देख लो, 40,000 रोहिंग्यास जो है रिफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं इंडिया में, जो कि माइग्रेट करके आए थे म्यांमार से। ठीक है। इसके अलावा हमारी ब्रू रिफ्यूजीज़ यानी ब्रू ट्राइबल पीपल आप देखेंगे जो कि मिज़ोरम से आई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एथनिक क्लैशेस हो रहे थे। एंड आज के टाइम पे त्रिपुरा में, मतलब मिज़ोरम से वो भाग के त्रिपुरा में जाके उन्होंने अपने आप को रखा। एंड वहाँ पे कम से कम 30,000 जो है रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं उनके लिए। बट अगर उन कैंप्स में जाके देखोगे तो उन लोगों के जो राइट्स है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले, कोई राइट्स उन्हें नहीं मिलते। ठीक है। इतनी बुरी हालत में उनको रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी जो हर एक सिटीजन्स के लिए, हर एक फॉरनर्स के लिए अवेलेबल था, तो उनके लिए क्यों ये डिनाई किया जा रहा है। ऑल्दो इंडिया ने कोई भी इस तरीके से कोई भी कन्वेंशन साइन नहीं किया है रिफ्यूजी से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं इंडिया में अगर कोई भी रिफ्यूजी कम्युनिटी आती है तो इंडिया उसको अच्छे से वेलकम करता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है उनकी कंट्री में। बट अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, उनके राइट्स का किस तरीके से हनन हो रहा है, अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी वो सिटीजन्स जो इंडिया के हैं और वो रिफ्यूजीज़ पीपल जो कि कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, उनका जो राइट टू इक्वालिटी उनसे छीना जा रहा है। तो क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ऐसी चीज़ें जाती हैं तो कुछ ना कुछ जजमेंट्स देते हैं। उनके जजमेंट से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि उनकी कोशिश, जुडिशरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उन लोगों को भी जो है उनका जो राइट दिया जाए। एंड गवर्नमेंट हर लेवल से जो है बेसिकली कोशिश करे कि उन लोगों को जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी है तो देना तो कंपलसरी है, ये ड्यूटी है बेसिकली हर एक गवर्नमेंट की, उनका फंडामेंटल राइट उनको मतलब उनको ही देना। ठीक है। यानी कल को अगर ये रिफ्यूजीज़ अगर मान लो कोर्ट के पास जाते हैं बिकॉज ये उनको भी राइट मिला है, तो कोर्ट बेसिकली रिट इशू करके जो है पर्टिकुलर अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशरी ने क्या क्या कहा है।
तो आपको अगर याद होगा NHRC वर्सेस अरुणाचल प्रदेश केस आया था 1996 में, जहाँ पे जुडिशरी ने बेसिकली कहा था कि जो भी रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 जो है अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 14 उनके लिए अगर अप्लाई किया जाएगा तो क्यों उनके साथ जो है फिर उस इक्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आप बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और अच्छे से अपना जो है फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन एंड बॉडी एंड फिर कंक्लूजन में आना है, ठीक है। कंक्लूजन हम यही कर सकते हैं कि अगर ये राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हर एक सिटीज़न के साथ साथ हर उस पर्सन को जो रिफ्यूजी है इंडिया में, कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ले सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि पर्टिकुलर रेट इशू करके उस अथॉरिटी के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ जो एक्शन ले सकती है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि हमने देखा कि हरियाणा महाराष्ट्र में रिजर्विंग सीट्स फॉर स्टेट सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिस इन राइट कंटेक्स्ट। इन दिस केस, इन दिस रिगार्ड डिस्कस द फंडामेंटल राइट इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड सन ऑफ द सोसाइटी थ्योरी। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब बात रिजर्वेशन की आती है, ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी है, एक्सेप्शन में रखा गया है कि पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी चाहे तो अपने स्टेट के लिए या फिर अपने यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ ऐसी जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है एक बेसिकली रेजिडेंस को भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को ही बेसिकली हक होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में जो है बेसिकली पार्ट लेने का। बट कहीं ना कहीं हम एक चीज़ समझते हैं कि ये जो है हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, जहाँ पे हर एक पर्सन को इक्वालिटी मिले कि उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, यानी उनको वो अपॉर्चुनिटी उनसे छीन नहीं सकते इस बेसिस पे कि आप रेजिडेंस को बीच में लेके आ रहे हो। आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो कि सबसे पहले आप बता सकते हो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला गया है। तो आर्टिकल 16 जो है वो बेसिकली इस बारे में बात करता है कि किस तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब्स में। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन्स के लिए इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट, अगर मान लो किसी भी ऑफिस में करना अंडर द स्टेट। और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बेसिकली प्रोवाइड करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो पर्सनस के साथ नहीं की जाएगी इस ग्राउंड पे कि उनका रिलीजन अलग है, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के बेसिस पे नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जब आप बात डोमिसाइल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, यानी अगर आप ये कह के रिजर्वेशन लेके आ रहे हो कि उस पर्टिकुलर जो वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। पर्टिकुलर वहाँ के जो लोग हैं और जो अदर स्टेट के लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ पैरोकिज्म बेसिकली इंकरेज करता है रीजनलिज्म को, ठीक है। जो पैरोकिलिज्म जैसे चीज़ें हो रही हैं आप लिख सकते हो, इससे रीजनलिज्म बढ़ेगा, बिकॉज हर एक स्टेट जो है फिर इस तरीके से काम करने लग जाएगा। आज एक काम हरियाणा ने किया है, फिर महाराष्ट्र ने किया है, फिर कल को कोई और स्टेट भी करेगा कि वो वहाँ के जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे अपने जो सिटीजन, अपने जो रेजिडेंट्स जो लोग हैं उनके लिए फिक्स कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर इंडिया की यूनिटी में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं कि इस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन दी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली अपॉइंटमेंट में विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, यानी रेजिडेंस का मतलब ये नहीं कि प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें, नहीं, जो पर्सन वहाँ पे रहता है वो चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है, यानी जिसका जन्म वहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 क्लॉज 3 में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो बेसिकली रेजिडेंस रिलेटेड हैं, ठीक है। आप ये बात देख सकते हो कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करेगी कि रेजिडेंस जो है विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो चाहे लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी में किस तरीके से लेना है वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही स्टेट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी मतलब जब बेसिकली अभी तो चलो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, उससे पहले हम देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है बेसिकली रिजर्व की गई थी वहाँ के डोमिसाइल्स के लिए। तो ये सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं जो है लूप होल्स निकालते रहते हैं कि लॉज के अंदर, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब को लोकल लोगों के लिए जो रिजर्व कर सकें। मेन फैक्टर देखो यही हो सकता है, बट आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ज़्यादातर वोट को गेन करने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, बट आपको उस तरह की कोई चीज़ जो है आंसर राइटिंग में मेंशन नहीं करनी है। बस आपको ये चीज़ समझना है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ठीक है, और किस तरीके से हम इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की चीज़ ना हो। और हम बात करें जुडिशरी ने किस तरीके से जजमेंट्स बेसिकली पास किए हैं। तो 2019 में हम देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि इशू किया था उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने, जो प्रिस्क्राइब करता था कि प्रेफरेंस होगा फॉर वुमेन हु वर ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। उन्होंने कहा था, मतलब उत्तर प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है उसने कहा था वुमेन को हम प्रेफरेंस देंगे जो वहाँ के उस स्टेट के ओरिजिनल रेजिडेंस है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इक्वालिटी को वायलेट करेगा, इसलिए जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है इसने इस चीज़ को स्टक डाउन कर दिया। इसके अलावा कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस आया था 2002 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो रेजिडेंस बीट विद इन अ स्टेट
में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर कोई भी एरिया में हो, कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफ रिजर्वेशन और ट्रीटमेंट। यानी अगर आप रेजिडेंस के बेसिस में, चाहे वो आपके मतलब स्टेट का रहने वाला हो या फिर आपके कोई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हो, तो उसको आप बेसिकली एक प्रेफरेंशियल मतलब ग्राउंड नहीं बना सकते कि आप उसके बेसिस में आप रिजर्वेशन दो किसी को, ठीक है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं DP जोशी वर्सेस मध्य भारत केस आए थे 1985 में, जहाँ पे बोला गया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमिसाइल रिजर्वेशन स्पेशली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। एंड कंक्लूजन में आप बेसिकली लिख सकते हो फिर कि जो इस तरीके का मूव जो है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट करती है कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है कैंडिडेट्स को, वो एक तरीके का जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है उसके अगेंस्ट जो है जाता है, ठीक है। तो अगर हमें कहीं ना कहीं से इनइक्वालिटी से कम करना, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ क्या है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओ कि हाँ ये स्टेट का रहने वाला है तो इसलिए इसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इसमें और बाकी को नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो इनइक्वालिटीज़ को, चाहे वो इनकम पे आ रही हो इनइक्वालिटी या स्टेटस में हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो, उन इनइक्वालिटीज़ को कम करना जो है गवर्नमेंट का मेन पर्पस होना चाहिए। उस गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। बट अगर वो इस तरह का रिजर्वेशन लेके आ रही हैं तो इससे इनइक्वालिटीज़ और बढ़ेंगी कम होने की बजाय, ठीक है। अब हम इसको अगर देखें तो अभी हाल ही में आप देख सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने बेसिकली एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 लेके आए थे, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा था कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है लोकल जो हरियाणा के लोग हैं उनको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट किस तरीके से लूप होल्स ढूंढती रहती है सो दैट जो है वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको उनके सामने जो है अपनी इंप्रेशन को अच्छा बना सकें, ताकि जनता जो है उसी गवर्नमेंट को वोट दें, ठीक है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को इस चीज़ में देखें तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज़ें जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी बेसिकली राइट की बात नहीं कही है, ठीक है। यानी आर्टिकल 16(3) की बात करें तो वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप इस तरह का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो, इस तरह की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। बट एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो कंपनीज होती है वहाँ पे आप अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ होगी। तो ये जो एक्ट लाया गया है इसमें बोला गया है कि ऐसी कोई भी फर्म जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे ये जो रिजर्वेशन है 75% का वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। बट ये भी देखा जाएगा कि उस कंपनी में जो सैलरी है लोगों की 30,000 से जो है अगर कम होगी तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लो वहाँ पे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिकली सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, तभी उस फॉर्म में उस कंपनी में इस प्रोविज़न को मतलब लागू किया जाएगा। अब बेसिकली कौन कौन सी कंपनियाँ इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हर एक वो कंपनी चाहे सोसाइटीज़ हो, ट्रस्ट हो या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हो, उस पर्टिकुलर स्टेट में, हरियाणा स्टेट में, उन सभी में ये जो है प्रोविज़न को, इस एक्ट को लागू किया जाएगा, ठीक है। और ये लॉ जो एप्लीकेबल रहेगा उन्होंने का 10 ईयर्स तक, ठीक है। जहाँ पे जो डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी डोमिसाइल है जो जनता है वो इस जॉब के लिए, इस प्राइवेट जॉब के रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब गवर्नमेंट ने इस तरीके से काम तो कर दिया बट इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं उस प्राइवेट कंपनी में पड़ेगा, बिकॉज हर एक प्राइवेट कंपनी एक स्किल्ड बेस्ड मैन पावर को चाहती है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट को फिक्स कर दोगे कि वहीं से लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्किल फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उस कंपनी में मिस हो जाएगा, ठीक है। और हर एक कंपनी जो है टैलेंट की बेसिस पे वर्क करती है। अगर मान लो उससे हरियाणा के जो मतलब मतलब जो लोग हैं उनमें अगर टैलेंट नहीं दिखता तो कैसे जो है अपनी कंपनी में उन सब लोगों को ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं उनको बेसिकली रोकेगा फिर, ठीक है, ताकि वो इंडिया में कंपनी को स्टैब्लिश नहीं करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि इस तरह के लॉ अगर मान लो इंडिया लेके आ रही है, इंडिया की जो स्टेट में इस तरह के लॉज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी डरेंगे कि हमें अपनी कंपनीज़ को इस जगह में सेटअप नहीं करना है। और अगर कंपनीज़ नहीं आएंगी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो GDP है फिर डाउन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को मतलब गवर्नमेंट को सोच समझ के लेनी चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली हमें ऑलराउंड इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा इसका कैसा पड़ रहा है। और जहाँ तक हम बात करें ये कि सन ऑफ सॉइल जो इशू को अब इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और एक तरीके से जो मूवमेंट है, क्योंकि हमने बात की थी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको मिला हुआ है, साथ ही साथ आपको अपना हिसाब से आप प्रोफेशन ले सकते हो, अपना वो काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं सबको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से जो काम कर रही है उन पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप इस सन ऑफ सॉइल थ्योरी को इंप्लीमेंट करोगे, उसको और बढ़ाते चले जाओगे। तो इन शॉर्ट आप इसमें यही सब समझना कि कैसे इन सब चीज़ों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता। इस तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट कम करे तो ही अच्छा है, बिकॉज अगर हर एक स्टेट इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के लॉज लेके आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की यूनिटी को बेसिकली खतरा पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बात करता है कि पार्लियामेंट ने पास किया था अभी कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू इकोनॉमिकली डिसएडवांस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्कस द इम्पैक्ट एंड वेरियस कंसर्न रिलेटेड टू द बिल।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था तो 10% जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसके लिए। और इसमें आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में जो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हैं उनके लिए लाया गया था, यानी इस केस में SC ST और OBC को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसको लाने के लिए जो आर्टिकल 15 में हम देख सकते हैं अमेंड करके ये चीज़ ऐड की गई थी, गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। एंड साथ ही साथ आर्टिकल 16 में भी अमेंड किया गया था जहाँ पे बात की गई थी गवर्नमेंट रिजर्व कर सकती है 10% ऑफ ऑल दी पोस्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, ठीक है। अभी देखते हैं 10% का जो रिजर्वेशन आया था वो एक एडिशनल था 50% से, जो 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी जो किया गया है SC ST एंड OBC के लिए, इसके एडिशन में 10% का रिजर्वेशन था, ठीक है। और क्योंकि हमने देखा तो ऐसा है नहीं आप किसी को भी दे सकते हो, बट यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था कि इनकम सीलिंग जो होगी 8 लाख से कम होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड जो है 5 एकड़ से कम होना चाहिए, उन्हीं को बेसिकली हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता करनी है कि ये जो इकोनॉमिकल ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए हैं क्या वो सही है नहीं है, यानी ऐसे आर्गूमेंट्स जो फेवर करते हैं किस तरीके की रिजर्वेशन लाना सही था या नहीं था, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल नंबर 46 है वो बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है, यानी DPSP के तहत कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रमोट करें एक स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन सोसाइटी का, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही था कि स्टेट इस तरह का कुछ लॉ ला सकती है जहाँ पे एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन के सेफगार्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिस तरीके से हम सोशल डेफिशिएंसीज देखते हैं तो हम हमेशा कास्ट को इंक्लूड करते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट जो है बेसिकली माइनॉरिटीज़ में है, इनको उठाने के लिए हमको रिजर्वेशन या फिर कुछ भी उनको बेनिफिट देना पड़ेगा। बट हमें कास्ट से बियॉन्ड अब सोचना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कास्ट हैं जो अभी भी जो है आप देख सकते हो उनको काफ़ी डाउनग्रेड किया गया है या फिर कहीं ना कहीं वो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका इनकम अगर देखें इनकम स्टेटस काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जेंडर आइडेंटिटी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो उस बेसिस पे भी अभी भी उनको उस पर्टिकुलर सेफगार्ड्स नहीं मिले हैं क्योंकि अभी तक हम जितने भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC इन सबको उठाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने काम किया, पर्टिकुलर रिजर्वेशंस लेके आई हैं इनके लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो। बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये कहना था कि हमें कास्ट सेंट्रिक डेफिनेशन से हटकर दूसरे पैरामीटर्स पर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी गवर्नमेंट ने जो ये लेके आई थी कहीं ना कहीं सही था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है कि कास्ट के से हट कर अब हमें अदर डायनामिक्स को बेसिकली देखना होगा और ऐसे जो डिस्ट्रेस्ड सेक्शन है सोसाइटी को उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम इसके अगेंस्ट में बात करते हैं कि क्यों कास्ट रिजर्वेशन जो है इस तरह का लाना सही नहीं था। बिकॉज अगर हम बात करें हिस्टोरिकल इनजस्टिस की, यानी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो हमारे इंडिया में चला आ रहा है वो ज़रूरी भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हिस्टोरिकली काफ़ी उन्हें नेग्लेंस किया गया है, इनजस्टिस उन्हें हुआ है, तो उन पर्टिकुलर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना सही था। बट अगर आप इकोनॉमी को एक फैक्टर बनाते हो तो कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों को चुन पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और ये पता कर पाना कि पर्टिकुलर जो लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन तक वो रिजर्वेशन प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये लोग उनका मानना ये है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हम मान सकते हैं कि उन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देना ठीक है, बट एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आप इंक्लूड कर रिजर्वेशन में तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक एक ऐसा फैक्टर है जो कभी ना कभी ठीक नहीं होगा। बिकॉज आज अगर क्राइटेरिया 8 लाख का रख रखा है, ठीक है, आज 8 लाख से नीचे कमाने वाले लोग इकोनॉमिक वीक माने जा सकते हैं, बट अगर मान लो कल को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ठीक है, फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से नीचे होंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी कंट्रीज़ में हर एक सेक्शन के लोग जो एक इक्वल इनकम अर्न करें, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर लिमिट से कम ही कमा रहे होंगे, ठीक है। तो हर बार ये जो रिजर्वेशन है मतलब हर बार जो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वो कभी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि आपने लिमिट जो है आज भले 8 लाख की हो, कल वो 10 लाख की होगी, फिर कल को वो 20 लाख की होगी, बट वो जो लिमिट है उससे नीचे हमेशा लोग आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो किस तरीके से आप ये गारंटी लेते हो कि उन पर्टिकुलर लोगों की हेल्प करके आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करके उन्हें ऊपर उठा सकते हो, बिकॉज वो ऊपर उठ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, बिकॉज वहाँ पे सर्टेनिटी कभी नहीं आ सकती, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं रिजर्वेशन जो है हर साल बढ़ता ही जा रहा है, पहले 50% था अब 60% हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो जनरल लोग हैं उनके लिए सिर्फ 40% सीट ही अब मेरिट बेस्ड रह गई हैं। तो किस तरीके से आप यहाँ पे इक्वालिटी को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिजर्वेशन आप दे रहे हो, कल को किसी और चीज़ का रिजर्वेशन दोगे तो 100 सीट्स में से आप 100% तो रिजर्वेशन नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ को भी जो है फैक्टर को ध्यान में रख के जो है काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो इनकम सीलिंग 8 लाख की रखी हुई है जो है सेम है जो OBC की क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर में भी देखोगे तो 8 लाख को ही बेसिकली सीलिंग मानी गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो एक पैरिटी बना रही है,
ठीक है, किसके बीच में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ये जो आपके ओबीसी वगैरह हैं उन सब के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ ये जो डेफिनेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि इसमें लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो किस तरीके से को रिलेशन बनाया जाएगा उस 10% एंड 10% जो रिजर्वेशन क्लियर है और जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, ठीक है। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो आपने डेफिनेशन प्रोवाइड किया वो इतने ज़्यादा लोग उसमें आप कवर कर दोगे, फिर किस तरीके से 10% आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे, जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा और रिजर्वेशन आपने सिर्फ 10% रखा है। तो कहीं ना कहीं मिसमैच ही गलत है। नेक्स्ट है आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इस बिल का, ठीक है। तो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि जब ये लाया गया तो जो एट प्रेजेंट जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो पॉवर्टी के अंदर है, कहीं ना कहीं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम एजुकेशन है वो अभी तक उनको नहीं मिला है। बट जब से 10% रिजर्वेशन आया है उनको भी एक तरह का एक वेलकम मूव लगा है, ताकि उनकी जो एजुकेशन इनकम इनइक्वालिटी है इंडिया में उस इशूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, ठीक है। एंड जो भी कोटा दिया गया है 10% का, ठीक है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन किया गया है पुअर का फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी अपर कास्ट में भी पहले जो है कंसिडर नहीं किया जाता कि अपर कास्ट में भी लोग पुअर हो सकते हैं, बट अब इसके थ्रू जो है कंसिडर किया जाएगा कि अपर कास्ट में भी कुछ लोग हैं जो पुअर हैं, जो कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर काउंट किए जाएंगे। और साथ ही साथ दे सकते हैं इम्पैक्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकली जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो सिर्फ कास्ट से रिलेटेड था, और जनरली जो अपर कास्ट के लोगों हैं उनको रिजर्वेशन कोई मिलता भी नहीं था। बट अब क्योंकि अब अपर कास्ट के लोगों में भी जो पुअर सेक्शंस है उनको भी रिजर्वेशन इसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब क्या क्या कंसर्न है इस बिल से रिलेटेड वो हम जानते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा था कि रिजर्वेशन जो है कैन नॉट एक्सीड 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50+10 यानी 60% तक कर दिया गया है। तो जो प्रिंसिपल है द बैकवर्डनेस ऑफ द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, और साथ साथ कि जो आप अपने जो बेसिकली रिजर्वेशन के लिए आपने जो डेफिनेशन चूज़ की है इकोनॉमिक स्टेटस का, अलोन मस्ट बी रूटेड इन सोशल एक्सक्लूजन, एक तरह का सोशल एक्सक्लूजन की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। यानी जो डेफिनेशन आपने क्रिएट करी है कि हम एक पर्टिकुलर अपर कास्ट में से जो पुअर लोग हैं उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करें जस्ट बिकॉज उनकी जो इनकम है उस पर्टिकुलर लिमिट से कम है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया सही नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने का। साथ ही साथ जो आर्टिकल 14 है राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्म करते बेसिक फीचर ऑफ इक्वालिटी का, ठीक है, जो कि वायलेट हो रहा है कहीं ना कहीं इन सब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। और जो इनकम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कहीं ना कहीं जो है लिमिट करता है पॉवर्टी को, ठीक है, लिमिटेड पॉवर्टी को। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पूरे नेशन को हम रिजर्वेशन तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा जो है पैसा लगाना चाहिए, सो दैट हर एक पर्सन को अच्छे से एजुकेशन मिल सके, सो दैट उन्हें रिजर्वेशन की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो सस्टेनेबल मेजर ले, ताकि जो पॉवर्टी है उनको ख़त्म किया जा सके, इनकम इक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके, डिग्निटी जो है लोगों की उन सबको बेसिकली सिक्योर रखे। तो इन सब चीज़ों पे बेसिकली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, रादर देन कि वो हर एक सेक्शन को एक रिजर्वेशन की क्राइटेरिया के अंदर बांध दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर को ख़त्म करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है बात करता है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो टर्म है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का जो एग्जामिन कर रही थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज़ को, तो 6 मंथ से बढ़ा दिया गया है। तो क्या सिग्निफिकेंस है, लिमिटेशंस हैं, वो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि एक कमीशन बनाई गई थी जस्टिस जी रोहिणी करके, एंड इसको बनाया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी थी, ठीक है। आर्टिकल 340 की अगर बात करें तो ये बेसिकली डील करती है कि अपॉइंटमेंट जो है कमीशन का, कि वो इस तरह की कमीशन बनाया जाए जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कंडीशन है बैकवर्ड क्लासेस की चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस कमीशन को बनाया गया और इसका टास्क था कि सब कैटेगराइजेशन करे 5000 ऑड कास्ट की जो कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है, और इंश्योर करे कि मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी ऐसी ओबीसी के अंदर भी ऐसे सब कुछ ऐसी क्लासेस हैं, कुछ ऐसे कास्ट हैं जिनको अभी भी जो है वो बेसिकली रिजर्वेशन कह लो या फिर जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ये कमीशन को बनाया गया था, ताकि सबको जो है एक इक्विटेबल मैनर पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया गया था, 2015 में नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी शुड बी कैटेगराइज्ड होनी चाहिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस में। यानी ओबीसी को हमें 15 कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा, एक में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होंगी, एक में मोर बैकवर्ड क्लासेस आएंगे और एक में बैकवर्ड क्लासेस होंगी। और ये जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसका काम है कि वो सारी कंप्लेंट्स को एग्जामिन करना और वेलफेयर मेजर्स लेके आना ऐसे बेसिकली लोग जो सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया है,
उन्होंने एग्जामिन किया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स का जो डिफरेंट कास्ट को मिला हुआ है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में। फॉर एग्जांपल सर्टेन कास्ट ऐसी हैं जो भी लेफ्ट आउट है कि उन्हें बेसिकली किसी भी जगह जो है आप देख सकते हैं ना स्टेट में ना सेंटर में वो किसी भी रिजर्वेशन के अंदर कवर्ड नहीं होती है, तो उन सबको उन्होंने इस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया। साथ ही साथ उन्होंने मैकेनिज्म तय किया, पैरामीटर्स तय किया किस तरह से हम सब कैटेगराइजेशन करें ओबीसीज का, यानी क्या क्या बेसिस पे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैसे हमें उनको कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है सबमिट करी है जिसमें उन्होंने हर एक स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया है सो दैट जो भी सेंसस होगा 2021 में होने वाला था तो उसमें वो सारे के सारे जो लोग हैं उनका पर्टिकुलर डाटा जो है ओबीसीज का इंक्लूड किया जा सके। अब बेसिकली क्या रीज़न है कि इसको एक्सटेंड किया गया, बिकॉज कमीशन को और ज़्यादा टाइम चाहिए था ताकि अपनी रिपोर्ट को अच्छे से सबमिट कर सकें, बिकॉज रिपीटिशंस एम्बिग्विटीज़ ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके कारण वो चीज़ों को अच्छे से डाटास को कवर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और साथ साथ जो नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था कोविड-19 की वजह से, उसके थ्रू भी वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बैन थे, इसलिए कमीशन अच्छे से ग्राउंड लेवल पर जाके जो है काम नहीं कर पाई। अब हम देखते हैं किस तरीके से जो है बहुत सारी कमीशंस आई थी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी पहले कि किस तरह से ओबीसी में उनको कितना % रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1953 में केलकर कमीशन सेटअप हुआ था जिसने पहली बार आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस को जो कि एससी और एसटी से अलग थे नेशनल लेवल पे। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1980 में जिसमें एस्टिमेट किया ओबीसी की पॉपुलेशन उसने का 52% है। फिर उसके क्लासीफाई किया 1257 कम्युनिटीज़ जो उन्होंने क्लासीफाई किया कि बैकवर्ड के अंदर आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कोटास को, ठीक है, विच वर ओनली फॉर एससी एसटी के लिए था 22% और 49.5% इंक्लूड करने को बोला ओबीसीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस देख लिया कि किस तरीके से ये जो कमीशन बताया गया था वो एक तरह का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स की बात कर रहा था एंड आइडेंटिफिकेशन कैसे हमने करना है कि राइट बेनिफिशरीज कौन होंगे, ठीक है। और हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि जो डाटा जो है ओबीसी हेड काउंट का अगर देखें तो नेसेसरी फॉर सब कैटेगराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरत था, बट वो उस समय अवेलेबल नहीं था। डाटा अगर देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का इस फुल ऑफ एनोमलीज से भरा हुआ है विद मोर देन 46 लाख डिस्टिंक्ट कास्ट एंड सब कास्ट का उसमें नेम लिखा है, मेकिंग इट टू डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। मतलब इतनी सारी कास्ट के बारे में उसमें लिखा गया है उस सेंसस में कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये पता लग पाना कि कौन कौन जो है इस पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है, और कैसे इसको सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो अब देखिए पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि हर किसी को आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर साथ साथ एजुकेशन में आप सीट अवेलेबल नहीं करवा सकते, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके पास लिमिटेड है और एजुकेशन सीट्स भी लिमिटेड है। तो ये एक तरह का चैलेंजिंग टास्क होगा किस तरीके से रिजर्वेशन बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इवन आफ्टर द एक्सरसाइज वॉज डन, यानी जब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरा कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा, उसके बाद भी कैसे इसको उन सेक्शंस को आप कैसे पिक्चर में लेके आओगे, कैसे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाओगे, वो देखना होगा। नेक्स्ट है आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि इट इज़ इंपॉर्टेंट है कि हम एलिमिनेट करें कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेजेस को, यानी आज भी जो कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेजेस जो हमारी सोसाइटी में है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बट हमें फोकस करना है एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे हमें एलिमिनेट कर रहा है, और इंश्योर करना है बेनिफिट्स मिले रिजर्वेशन का हर एक वाइड सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, यानी आज भी जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग हैं, ग्रुप्स हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, प्रोवाइड करना ज़रूरी है। हमें बेसिकली ध्यान देना है, इंप्रूवमेंट करना है सोशल सर्विसेज, यानी जो सोशल सर्विसेज की जाती है यानी अर्ली लेवल पे, यानी जब उनके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है वहीं पे हम सोशल सर्विस अगर प्रोवाइड कर दें तो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। फिर और सब कैटेगराइजेशन एक्सरसाइज जो है कुड पोटेंशियली लीड टू इंश्योर करेगा बेटर डाटा लेके आएगा, नहीं इस तरीके की जो एक्सरसाइज की जा रही है जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा, तो इस तरह का वो बेटर डाटा जो है कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज सेक्शंस का वो सामने लेके आएंगी एंड फिर उस हिसाब से जो है उनको बेनिफिट्स रिजर्वेशन का फिर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द केस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। तो आप देख सकते हैं कि केस पुट्टासामी का जजमेंट आया था जहाँ पे 9 बेंच बैठी हुई थी और ये जो डिसीजन लिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट होना चाहिए इंडिया में, ये बेसिकली 9 मतलब कह सकते हैं हर एक जज ने बेसिकली इसमें हामी भरी थी और इस पर जो है अपना बेसिकली जजमेंट दिया था कि येस हम सभी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस जजमेंट के बाद जो है राइट टू प्राइवेसी को अंडर आर्टिकल 21 जो है बेसिकली इंक्लूड कर दिया गया था, पर ये जो राइट दिया गया था वो एब्सोल्यूट नहीं था, कुछ सर्टेन लिमिटेशंस जो है प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आर्बिट्री ना हो वो नेचर में, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी थी तो उन्होंने ये भी डिलीवर किया था कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कभी भी इंश्योर नहीं की जा सकती अगर प्राइवेसी ना हो। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को फंडामेंटली आप लिबर्टी दे रहे हो, एक डिग्निटी दे रहे हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने देखा है हमें फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी डिग्निटी दे रखा है, बट आप प्राइवेसी नहीं दे रहे हो तो कैसे आप इंश्योर करोगे। ठीक है, जब तक एक पर्सन की प्राइवेसी नहीं होगी तो आप उसकी लिबर्टी डिग्निटी का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, तो अब क्योंकि प्राइवेसी भी अब फंडामेंटल राइट का पार्ट बन चुकी है आर्टिकल 21 के तहत, अब लिबर्टी एंड डिग्निटी को भी इंश्योर किया जा सकता है अच्छे से। नेक्स्ट आप कुछ रिसेंट केसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सअप को बेसिकली कहा था कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा जो भी आपने चेंजेस लाए हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ में, एंड कहा कि जो भी चेंजेस आप लाए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी को हनन करते हैं, एंड जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया की, जो उनकी जो चॉइस है, उनकी ऑटोनमी है, उनके वो अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने ऑथराइज़ किया था सेंट्रल एजेंसीज़ को, ठीक है, दिसंबर 28 में, कि जो 10 सेंट्रल एजेंसीज़ है कि वो इंटरसेप्ट करे, मॉनिटर करे और डिक्रिप्ट करे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जनरेट की गई है, ट्रांसमिट की गई है, रिसीव की गई है, स्टोर की गई है किसी भी कंप्यूटर में। ठीक है, हमारे कंट्री में कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने को कहा गया था। और ये जो नोटिफिकेशन जारी की थी MHA ने, वो अभी भी देखा जाए तो चैलेंज में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको रखा गया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हब की बात करें तो जुलाई 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ IB में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक तरह का टेंडर फ्लोट किया था सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हब का, जहाँ पे टेक्निकल सोल्यूशन प्रोवाइड करना था टू स्नूप ऑन ऑल सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस को इंक्लूडिंग ईमेल। ठीक है, एंड गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द प्रोजेक्ट फॉलोइंग द टॉप कोर्ट सिग्नेटिंग रिब्यूक, मतलब जितने भी टॉप कोर्ट्स थे उन्होंने इस तरीके की चीज़ को गलत माना था तो इसको बेसिकली विड्रॉ कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो इम्प्लीकेशन थे राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के डिफरेंट सेक्शंस में किस तरीके से देखने को मिले। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट था, कि लोगों के पास एक राइट टू चूज़ आ गया था। ठीक है, यानी कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे चाहे वो रह सकते हैं, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग फूड खा सकते हैं, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। और साथ ही साथ जो रिलीजियस फ्रीडम थी, यानी इंडिया में आप देखोगे हर एक स्टेट लेवल में कुछ ना कुछ लॉज है अगेंस्ट द कन्वर्जन, एंड सेवरल स्टेट हैव रिस्ट्रिक्टेड द ऑन एनिमल स्लॉटर को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे जो है सोसाइटी को फ्रीडम मिल चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ सेक्शन 377 जो कि जजमेंट के दौरान जहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है इस पार्ट ऑफ प्राइवेसी होगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको। एंड देन 2014 में जो वर्डिक्ट आया था उसने अपहोल्ड कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज़ फ्लॉड। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट में इसका क्या बेसिकली इम्प्लीकेशंस होगा। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट के इम्प्लीकेशन में ये था कि गवर्नमेंट अब इस तरह की कोई भी पॉलिसी को नहीं बना सकती जो कम्प्लीटली जो है किसी भी सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी को छीनने की बात करता है। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट कैन ओनली प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बस लगा सकती है, वो भी लिमिटेड ग्राउंड के ऊपर, जैसे कि नेशनल सोवर्निटी है, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन की गई है। सिर्फ उन्हीं बेसिस पे लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, अदरवाइज किसी भी पर्सन के राइट टू प्राइवेसी को छीना नहीं जाएगा। साथ ही साथ बात करें कि राइट टू प्राइवेसी के आने से जो वर्डिक्ट था, यानी स्टेट के पास जो पावर थी कि सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसको भी जो है इस वर्डिक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। बिकॉज सिविल लिबर्टीज़ छीनने का मतलब है कहीं ना कहीं आप राइट टू प्राइवेसी लोग का छीन रहे हो, तो राइट टू प्राइवेसी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, तो अब इस तरह की सिविल लिबर्टीज़ को ड्यूरिंग इमरजेंसी छीना नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो राइट टू प्राइवेसी है वो डिग्निटी को तो इंश्योर करेगी, बिकॉज आपको पर्सन की इंडिविजुअल की डिग्निटी मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो लिबर्टी है, यानी राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन कैन नॉट सर्वाइव, जैसे कि हमने बात की थी प्राइवेसी के बिना वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। विदाउट प्राइवेसी देयर वुड बी नथिंग टू स्टॉप अ बिग ब्रदर लाइक एंटिटी फ्रॉम टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी अब देखने को नहीं मिलेगी। अनरेगुलेटेड एक्सेस टू डाटा कैन लीड टू द सप्रेशन ऑफ डिजर्ट एंड सेंसरशिप, यानी कहीं ना कहीं जो राइट टू प्राइवेसी थी वो रिमूव करी थी इलीगल जो सेंसरशिप्स थी इन सबको भी। और साथ ही साथ जो आपकी जो प्राइवेट डिटेल्स होती थी, जैसे कि आप ट्रैवल डिटेल ले रहे हैं, शॉपिंग हिस्ट्री आपकी, फाइनेंशियल डिटेल्स होती थी, तो ये सब जो डाटा उसको कलेक्ट करके रखा जाता था, बाद में जो कंपनीज इसको मिसयूज़ करके लोगों को फेक न्यूज़ बनाई करती थी, तो इन सब चीज़ों को भी अब रोका जा सकता है। अब मेन चीज़ है कुछ आर्गूमेंट्स भी हैं जो राइट टू प्राइवेसी को सही नहीं मानते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप राइट टू प्राइवेसी देंगे तो आप पुलिस को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कि वो कलेक्ट नहीं कर सकती कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उस एक्यूज पर्सन के बारे में या फिर जो डेड पर्सन है उसके बारे में, बिकॉज जो DNA प्रोफाइलिंग बिल जो हमारा आया था वहाँ पे ये बात करते हैं कि किस तरह से आपको DNA जो है लोगों का उसका प्रोफाइल रखना पड़ेगा, सो दैट ऐसे पर्सन जो डेड हो चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो DNA प्रोफाइल बिल जो हेल्प करेगी। बट क्योंकि DNA प्रोफाइल बिल में आपका जो भी पर्सनल डाटा है वो सेव होगा, तो अगर हर एक पर्सन अपना राइट टू प्राइवेसी के तहत वो डाटा देने से मना कर देगा तो किस तरीके से फिर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर पाएंगी। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने पता है कि आधार में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी, बिकॉज आधार में भी जो बायोमेट्रिक डाटा मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बायोमेट्रिक डाटा भी आपका
प्राइवेसी का पार्ट है, तो अगर वो देने से मना कर देंगे तो आधार कार्ड अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो और अपना आंसर को उस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? एंड वाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन? सो अब हमने 6 क्वेश्चंस तक हमने अटैम्प्ट कर लिया है एंड बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए हम सेकंड पार्ट जो लेके आएंगे उसमें बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को समझ में आया होगा कैसे आपको इसको आंसर को फ्रेम करना है। एंड अगर कोई भी और पॉइंट्स आपको लगता है ऐड करने चाहिए तो वो आप एक दूसरे के आंसर से रिव्यू कर सकते हो, और कोई भी पॉइंट आपको किसी का अच्छा लगे तो आप उसको अच्छे से जो है नोट करना, और जो मैंने चीज़ डिस्कस की आप आई होप उसको नोट डाउन करते हुए चलोगे, बिकॉज मैंने कुछ फ्रेमवर्क ऐसा कुछ रिटन फॉर्म में आपको दिया नहीं है PDF में, तो कोशिश करना है कि जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं आप एक जगह उसे नोट डाउन करो, एंड हो सकता है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।